परमार्थ मीमांसा में तो हम ज्ञान की जो व्याख्या है वो हम उसको चेतना के अर्थ में ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, और जब हम चेतना के अर्थ में ले रहे हैं तो जब वो मोक्ष कहते हैं तो सच बात तो ये है कि हम मोक्ष शब्द का प्रयोग वहाँ करें या हम ज्ञान का प्रयोग करें, दोनों में कोई अंतर नहीं। बौद्धक ज्ञानो पौरुषक ज्ञान है, उस ज्ञान का होना ही मोक्ष है। यानी एग्जिस्टेंशियल और एक्सपीरियंशियल लेवल के ऊपर जो ज्ञान है दोनों, यानी एक तरफ एपिस्टेमोलॉजिकल नॉलेज भी आप ले लीजिए बौद्धक ज्ञान, और एग्जिस्टेंशियल नॉलेज इसको हम कहते हैं पौरुषक ज्ञान, ये दोनों मिलकर के जो ज्ञान की स्थिति है वही मोक्ष है। नमस्कार, काश्मीर शिवाजी विवाद और अभिनव गुप्त पर आप सबों का स्वागत है। मैं प्रचंड प्रवीर प्रोफेसर नवजीन रुस्तगी के साथ। नमस्कार। नमस्कार जी। अब हमने अभी तक पिछले सत्रों में थोड़ी बहुत बात की सौंदर्य शास्त्र की, उनकी प्रासंगिकता की, उनके परिचय के बारे में। इस सत्र को हम काश्मीर शिवाद्वयवाद और अभिनव गुप्त के योगदान के परिचयात्मक दृष्टिकोण सब पर हम बात करेंगे। शुरू में मैं प्रश्नों को रखना चाहूँगा, थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है लेकिन मेरा प्रयास है। जैसे हम आते हैं फेमस गेटियर प्रॉब्लम एपिस्टेमोलॉजी में, हम पहली बात तो ये मैं बता देना चाहूँगा कि काश्मीर शिवाद्वयवाद में जानने वाले को, शुद्ध जानने वाले को हम प्रमाता कहते हैं। आप ऐसा टेक्निकल प्रश्न बहुत बार पूछेंगे, इसलिए कॉग्नाइजर को हम प्रमाता कहेंगे, ये समझ के चलते हैं। और हम ये भी समझते हैं कि काश्मीर शिवाद्वयवाद में हम 7 तरह के कॉग्नाइजर को बात करते हैं। जो सबसे लोएस्ट लेवल, जो सबसे अंतिम स्तर प्रमाता है, सकल प्रमाता के संदर्भ में हम अधिकतर ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं। मैं सकल प्रमाता के संदर्भ में ही बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ और पूछूंगा। तो हम पहले गेटियर प्रॉब्लम की तरफ से आते हैं, जहाँ पे एक प्लेटो का जो स्टैंडर्ड डायलॉग है कि वो नॉलेज को बोलते हैं जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, और इसके संदर्भ में वो व्याख्यात करते हैं। मैं बाद में पश्चिम में इस पर बहुत गहरा चिंतन मन हुआ है। एनालिटिकल फिलॉसफी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हो सकता है थोड़ा दोष हो, वो ज्ञान के 5 साधन मानती है। वो परसेप्शन, इंट्रोस्पेक्शन, मेमोरी, इन्फरेंस और टेस्टिमनी, इनको मानती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये भी पर्याप्त नहीं है। जिसका एक ऐसा उदाहरण हम लेते हैं कि जैसे साइकिल चलाना आता है, मुझे पियानो बजाना आता है, मुझे गाड़ी चलानी आती है। ये ना परसेप्शन है, ना इंट्रोस्पेक्शन है, ना मेमोरी है, ना इन्फरेंस है या टेस्टिमनी। कुछ लोग कहेंगे नहीं मेमोरी है, लेकिन मेमोरी का संदर्भ इस तरह से ले, ये बात रुचती नहीं है कि मुझे, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हम इस पर भी आएंगे। तो हम पहले इस मोटे प्रश्न पर आते हैं कि जैसे एक और बात आकर आती है कि जैसे कि सुंदर विश्वलिंगम जी का कहना है कि उनके लिए एक महती समस्या ये थी, सुंदर विश्वलिंगम जी अगर काश्मीर शिवाद्वयवाद के विद्वान हैं, तो कि ज्ञान पुरुषार्थ में क्यों नहीं आता है, अधर्म अर्थ काम मोक्ष है, ज्ञान पुरुषार्थ में क्यों नहीं आता जबकि ज्ञान की इतनी महत्ता है। तो इसके आलोक में पहले हम ये समझना चाहते हैं कि हम काश्मीर शिवाद्वयवाद में ज्ञान कैसे करते हैं। इससे पहले हम बातचीत शुरू करें, मैं यहाँ पे हम लोग को, दर्शकों को, श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि अभिनव गुप्त या काश्मीर शिवाद्वयवाद में प्रमाण चिंतन का कोई अलग ग्रंथ नहीं है। ये डॉक्टर नवजीन रुस्तगी के अथक प्रयास से हम एक प्रमाण चिंतन की एक पुस्तक आकार में देखते हैं, जो कि कई संदर्भों से निकलकर एक हमारे पास एक सिस्टम के रूप में खड़ा होता है, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों का हम एक तार्किक संयोजन देखते हैं। और इस सब के लिए हम डॉक्टर नवजीन रुस्तगी के ऋणी हैं। तो सर, हम इस प्रश्न पर वापस पहले आते हैं कि हम ज्ञान का तात्पर्य क्या लें, हम किन अर्थों में हम ज्ञान को समझें। माया प्रत्यय प्रमाता के संदर्भ में ही अगर आप समझना चाहते हैं तो समझें। फिर हम उत्तरोत्तर अपने प्रश्नों पर आएंगे कि हम स्मृति को क्या समझें, हम शक्ति को क्या समझें, हम अपोहन को क्या समझें। हम इस पर क्रमवार आएंगे। धन्यवाद प्रचंड जी। मैं अपने उत्तर देने के पहले 2 एक बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। आपने अभी अभी बात कही और बहुत सही बात कही है कि एक बड़े विचित्र परस्पर विरोधाभासी बात है। वो ये कि जब जो प्रतिभिज्ञा शास्त्र का विकास होता है तो प्रतिभिज्ञा शास्त्र, ग्रंथों का नाम नहीं ले रहा हूँ,
तो जो प्रतिभिज्ञा शास्त्र के आचार्य हैं उनको जयरथ जब उनकी चर्चा करते हैं तो उनके लिए कहते हैं कि तर्कस्य कर्तारः व्याख्यातारः। ये लोग जो हैं तर्क माने लॉजिक माने तो उसके एक रचने वाले नहीं, दूसरे शब्दों में कि काश्मीर शैव दर्शन की जो एक समष्टि है उसके प्रमाण शास्त्र के रूप में प्रतिभिज्ञा शास्त्र को वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये और यही बात आगे चल कर के वो महानय प्रकाश के दक्षिण के महामना प्रकाश है, इनका लेखक का नाम नहीं मालूम, अज्ञात कर्तृक है। यदि मेरा मानना है कि वो महेश्वरानंद के परम गुरु शिवानंद की कृति है, लेकिन वो इतिहास का विषय है। वो भी यहाँ कहते हैं युक्ति तत्व विचक्षण कि जो प्रतिभिज्ञा दार्शनिक है वो युक्ति तत्व विचक्षण है, इस तरह से बताते हैं। लेकिन विचित्र बात क्या है कि जिस रूप में हम प्रमाण शास्त्र को देखते हैं या उसकी अवधारणा करते हैं उस रूप में हमें काश्मीर शैव दर्शन में प्रमाण संबंधी विचार बहुत बिखरे हुए मिलते हैं, टुकड़े टुकड़े में, कहीं एक पंक्ति कही गई, और कई जगह तो ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ पर कि हम संभावना भी नहीं करते कि सारे बिखरे हुए बिंदुओं को इकट्ठा करके देखें कि किस प्रकार से क्या एक प्रमाण शास्त्र को हम डेवलप कर सकते हैं। तो दो बातें, एक तो पहली बात है कि मैं इस पुस्तक को बहुत एक तरह से अधूरी मानता हूँ। अधूरी इसलिए मानता हूँ कि हमने केवल उसमें प्रमाणों के 3 भेदों की चर्चा की है, उन्हीं पर मुख्य रूप से विचार किया है। और प्रमाण के संबंध में बहुत सारी प्रश्न उठते हैं। आजकल एक शब्द की बहुत और भी चर्चा होती है, और अब मैं जो कर रहा हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ कि केवल एपिस्टिमोलॉजी नहीं, मेटापिस्टिमोलॉजी जिसको हम कहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेके ताकि हमारे सामने प्रमाण चिंतन का स्वरूप उभर सके। तो इसलिए एक चीज़ मानिए, भारतीय दर्शन में मूल रूप से, सामान्य रूप से, मोटे मोटे तौर पर, और विशेष रूप से अद्वैतवादी दर्शनों में तो खास तौर से, ज्ञान शब्द, यहाँ तो काश्मीर शैव दर्शन में 4 अर्थ हैं, लेकिन हम सब अर्थों की मुख्य रूप से 2 अर्थों में प्रयोग होता है। और अगर हम उसको अंग्रेजी में कहना चाहें तो एक और ज्ञान कॉन्शियसनेस के अर्थ में प्रयुक्त होता है, चेतना के अर्थ में, और दूसरी ओर कॉग्निशन जिसको हम कहते हैं। मैं इसलिए इन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि हम जहाँ इन 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे ध्यान में इनके अंतर भी सामने आ जाता है। क्योंकि जब हम कॉग्निशन कहते हैं तो एक तरह से वो लॉजिकल या एपिस्टेमोलॉजिकल ज्ञान की बात हम कर रहे होते हैं, और जब हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे होते हैं तो हम उस ज्ञान की बात न करके हम एक तरीके से कॉन्शियस चेतना की बात करते हैं जो हमारे अस्तित्व को निर्धारित और रूपायित करती है। ये तो, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि हम मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी, परमार्थ दर्शन और प्रमाण दर्शन, इन दोनों में जो भेद करते हैं, तो जब हम कॉन्शियसनेस के अर्थ में लेते हैं तब हम मेटाफिजिक्स या परमार्थ दर्शन की बात कर रहे होते हैं, और जब हम ज्ञान की बात कर रहे होते हैं तब हम एपिस्टेमोलॉजी की बात कर रहे होते हैं। अब जब हम इस शब्द की बात करते हैं तो आपने चूँकि जो कहा सकल प्रमाता, चूँकि हम सकल प्रमाता की ही बात करेंगे, हमारे लिए कम से कम जो सामान्य व्यक्ति हैं, हम ये मान के चलें कि जिसको कि हम अनुभविक प्रमाता या जागतिक प्रमाता या एम्पिरिकल सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, उससे उसका तात्पर्य है। यानी सामान्य रूप में इसका तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो मानवीय इस संसार में रह रहा है, और हम सब लोग जो एक दूसरे से तो एक तरह से जो मानव प्राणी हैं। एक्चुअली हमारे प्रमाण शास्त्र तो इससे आगे भी बढ़ता है,
क्योंकि हम तो ये भी मानते हैं, लेकिन अब आप प्रति प्रश्न मत कीजिएगा इसके ऊपर, केवल अपनी बात समझाने के लिए कर रहे हैं। हम तो ये मानते हैं कि मनुष्य से लेके कृमि पर्यंत, कीड़े तक हमारा जो ज्ञान की परंपरा चलती है। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पर हमारा संदर्भ जो है मुख्य रूप से एम्पिरिकल सब्जेक्ट के लिए है। तो अब जब हम इस ज्ञान की बात करते हैं तो मोटे तौर से यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात करना चाहेंगे, और इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि आपने सकल प्रमाता का नाम ले लिया है। इसलिए एक शब्द है जिसको हम कहते हैं ज्ञान शक्ति, और एक शब्द है ज्ञान। तो ज्ञान शक्ति के द्वारा जो उत्पन्न होता है या ज्ञान शक्ति जिसका कारण है, वो ज्ञान, यानी एक तरीके से फिर आप आगे प्रश्न पूछ लीजिएगा, कर्तृकर्म वाली बात आ जाती। ज्ञान शक्ति से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है ये सामान्य, ये हमारे एक जो। अब ज्ञान शक्ति क्या होती है? तो ज्ञान शक्ति में हम ये कहते हैं कि जो कल्पित प्रमाता है, कल्पित माने एम्पिरिकल बीइंग, आप ये हमारी पारिभाषिक शब्दावली तो हम हटा देते हैं, उस कल्पित हटा देते हैं। तो जो सामान्य व्यक्ति, तो उस प्रमाता से, उसकी अपेक्षा से जो विषय का, उस विषय का, अब ध्यान दीजिएगा, उस विषय का, यहाँ दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए मैं प्रयोग कर लेता हूँ, नहीं तो बात स्पष्ट नहीं होगी। तो कहते हैं कल्पित प्रमाता की अपेक्षा से उस विषय का जिसकी संविद रूपता नष्ट नहीं हुई है, या जिसने अपनी संविद रूपता छोड़ी नहीं है, उसका भेद से प्रकाशन, अलग से प्रकाशन। यानी प्रमाता, मोटे शब्दों में कहें, प्रमाता से भिन्न वेद्य का प्रकाशन, विषय का प्रकाशन। तो जिस शक्ति के माध्यम से विषय का प्रकाशन प्रमाता से भिन्न रूप से होता है, उसे हम ज्ञान शक्ति कहते हैं। अब ये विषय का जो भिन्न रूप से प्रकाशन है वो कैसे होता है, उसके लिए कहते हैं। तो पहली बात तो उन्होंने कही, कल्पित प्रमाता की अपेक्षा से उस विषय का प्रकाशन जिसका संविद भाव या जिसकी चैतन्य रूपता नष्ट नहीं हुई है, उसका भेद से प्रकाशन, ये तो हुई शक्ति। और दूसरे में हम ये कहते हैं कि स्फुट इंद्रिय जो स्फुट साफ साफ विषय को देख पा रही है, स्फुट ग्राहिणा इंद्रियेण, जो इंद्रिय स्फुट रूप से पदार्थ को ग्रहण कर रही है, और जो पदार्थ स्फुट है, साफ है, जिसका बारे में कोई डाउट नहीं है, स्फुटेन विषयेन च, इस विषय से जो नियंत्रित संवित तत्व है, जो कॉन्शसनेस है, जो इनके द्वारा जो रूपायित या इनके द्वारा जो निर्धारित या इनके द्वारा जो नियंत्रित जो संवित तत्व है, उसे ज्ञान कहते हैं। यानी चेतना ही ज्ञान है, लेकिन उस चेतना को ज्ञान हम तब कहते हैं जब विषय, स्फुट विषय का ग्रहण करने वाली इंद्रिय और स्फुट विषय जिसका ग्रहण किया जा रहा है वो स्फुट विषय, इन दोनों, जब ये दोनों मिल करके चेतना के अंश को या चेतना को जिस प्रकार से नियंत्रित करते हैं, जिस रूप में वो हमारे सामने आती है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। ये तो कहने का सीधे, अब हम अपनी भाषा में यदि कहें तो ये हम कहना चाहते हैं कि हम प्रमाता इंद्रिय के माध्यम से जब विषय को ग्रहण करता है तो हम उसे ज्ञान कहते हैं। अब इस स्फुटता को समझाने के लिए एक मॉडल देते हैं, और वो मॉडल देते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनमें से जागरावस्था का मॉडल देते हैं कि जागृति की अवस्था में क्या होता है। तो कहते हैं जागृत की अवस्था में जैसे हमको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है कि सर्वाक्ष गोचरत्वेन या तो बाह्यतया स्थिरा सृष्टि साधारणी सर्व प्रमातृणांश जागरा, कि जो कहते हैं कि
हमें इंद्रियों से दिखाई पड़ने वाला जो तो सर्वाक्ष गोचरत्व है ना, बाह्यतया स्थिर हो, स्थिर है, स्थिरता यदि नहीं है तो फिर आप उससे काम नहीं ले सकते। पहली बात तो स्थिरता दो प्रकार की है, एक तो ये कि ज्ञान हमको भी वो दिखाई दे, इनको भी वो दिखाई दे, हर एक के द्वारा ग्रहण हो, तो सर्वजन ग्राह्य भी हो, और उसके साथ साथ जो है वो काल में भी उसी प्रकार से, आज भी हम इसको घड़ा कह रहे हैं, कल भी हम इसको घड़ा कहेंगे। तो ये जो तो इस प्रकार की जो सृष्टि है, या जिस स्थिरा शब्द का बल्कि एक दूसरा अर्थ भी है, जितने क्षण तक हमको ज्ञान रहता है उतने क्षण तक वो चीज़ उसी प्रकार से बनी रहे। ये जो पदार्थ का ज्ञान है ये मुख्य रूप से ज्ञान कहलाता है। जब सुंदरलिंग जी के जो प्रश्न की जो बात आप उठाते हैं तो वो प्रश्न तो एक तरीके से देखा जाए परमार्थ मीमांसा का प्रश्न है, और परमार्थ मीमांसा में तो हम ज्ञान की जो व्याख्या है वो हम उसको चेतना के अर्थ में ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, और जब हम चेतना के अर्थ में ले रहे हैं तो जब वो मोक्ष कहते हैं तो सच बात तो ये है कि हम मोक्ष शब्द का प्रयोग वहाँ करें या हम ज्ञान का प्रयोग करें, दोनों में कोई अंतर नहीं। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये प्रश्न उठा तो उसका चलिए उत्तर दे देते हैं कि मोक्ष है क्या। तो वो कहते हैं कि अगर तांत्रिक शब्दावली में हम इस्तेमाल करें, जो तंत्रालोक में इस्तेमाल करते हैं, पृथ्वी का ग्रंथों में उस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि जो बौद्धिक ज्ञान और पौरुषक ज्ञान है, उस ज्ञान का होना ही मोक्ष है। यानी एग्जिस्टेंशियल और एक्सपीरियंशियल लेवल के ऊपर जो ज्ञान है दोनों, यानी एक तरफ एपिस्टेमोलॉजिकल नॉलेज भी आप ले लीजिए बौद्धिक ज्ञान, और एग्जिस्टेंशियल नॉलेज इसको हम कहते हैं पौरुषक ज्ञान, ये दोनों मिलकर के जो ज्ञान की स्थिति है वही मोक्ष है। तो इसलिए यदि हम मोक्ष कहें, ज्ञान कहें, चेतना कहें, चिति कहें, चित कहें, कोई भी कहें, उससे शब्द से कोई अंतर नहीं पड़ता। ये वाली स्थिति। अब आपका कोई उसके इसी प्रश्न में भी बहुत प्रश्न छुपे हुए हैं। जब हमें ज्ञान का मोटा अर्थ, जैसे कि मैं कुछ कल्पना कर रहा हूँ, कुछ भ्रम में हूँ, तो उसको भी तो हम ज्ञान के अंदर ही लेंगे। जैसे मेरा प्रश्न जो पहले था वो यहाँ पर यह आया था कि जो 5 मीन्स ऑफ नॉलेज है उसमें साइकिल चलने का ज्ञान कैसे आता है। तो पहले ये बताइए, जो मेरे अंदर भ्रम है, संदेह, वो सभी तो ज्ञान के अंदर ही आएगा ना, हम कैसे ले रहे हैं। और अगर फिर हम जब प्रमाण पर आएंगे शुद्ध ज्ञान पे, तो उसमें हम साइकिल चलाने को कैसे इसके ज्ञान को कैसे सिचुएट करेंगे। आपने पहले में जो पूछा है वो आपने एक पारिभाषिक अर्थ में ज्ञान की बात पूछी है जी, कि हम ज्ञान किसे कहते हैं। जी, ज्ञान शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं जी, ये भाषा का शब्द हुआ। अच्छा, तो ये कैटेगरीज का अंतर हो गया। अच्छा, जब हम ज्ञान, तो निश्चित रूप से ज्ञानात्मक, हम मनुष्य जो है वो एक विचारशील प्राणी है, जी, तो ज्ञान जितने रूपों में होता है जी, वो सब ज्ञान के अंतर्गत है। जी, पहली बात, जी, जब सब ज्ञान के अंतर्गत हैं जी, तो वहां पर दो तरह के ज्ञान हैं। अब आप दो तरह के ज्ञान, अब मैं पारिभाषिक शब्द के अर्थ में प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, जी, लेकिन हम अगर अपनी भाषा के हिसाब से कहें तो हम ये कहेंगे कि हम मुख्य और अमुख्य, कि एक मुख्य अर्थ क्या है। तो जो पहला प्रश्न था वो मुख्य अर्थ को लेकर के था, यानी अब किस पारिभाषिक अर्थ में, वो एक है सामान्य। अब उसमें तो जितनी भी, यानी केवल वो भ्रांति हो, विकल्पन हो, स्मरण हो, किसी प्रकार का जानना हो, कल्पना हो, उत्प्रेक्षा हो, कुछ भी हो, सब ज्ञानात्मक है। ये सब ज्ञान व्यापार है। लेकिन ज्ञान व्यापार, तो ये ज्ञानात्मक व्यापार होने पर भी भ्रम, वो भी ज्ञान है, ज्ञानात्मक व्यापार है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। अगर वो ज्ञान होता तो हम भ्रम शब्द का प्रयोग न करते। तो अब हम जब भ्रम और ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं तो हम दोनों को पारिभाषिक रूप से प्रयोग कर रहे हैं, तब हम ज्ञान को भ्रम से अलग कर रहे हैं। लेकिन हम अमुख्य अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं तो ज्ञान और भ्रम की जाति एक ही है, क्योंकि दोनों ज्ञानात्मक व्यापार है। जी, तो इस अर्थ में, तो इसलिए जब हम मुख्य की बात करेंगे तो वहां पर तो स्वाभाविक है कि जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो स्फुटग्राही,
स्फुट यहाँ पर भ्रम में क्या हो रहा है कि भ्रम में जो है वो विषय हमको जो ग्रहण हो रहा है तो किस प्रकार का ग्रहण हो रहा है। जी। हमें विषय तो स्फुट जरूर दिखाई, पहली बात तो विषय पूरा स्फुट नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हमने क्या देखा, हमने तो वहां पर जो है वो सीपी थी, वो चांदी देखी जी। तो हम जब चांदी देख रहे हैं तो हम स्फुट नहीं देख रहे हैं जी। क्योंकि हमें सीपी स्फुट नहीं दिखाई दी। जी। और उसी तरीके से हमारी इंद्रिय ने भी स्फुट ग्रहण नहीं किया। जी। कायदे से उसको ग्रहण करना चाहिए सीपी को, कि गया उसने ग्रहण चांदी को, जी। तो भ्रम हो गया। तो मेरा मतलब है कि जब हम तकनीकी ढंग से प्रश्न करते हैं तो पारिभाषिक ढंग से व्याख्या अलग होगी, और जब सामान्य हो तो इसीलिए अमुख्य रूप से ये सारे ज्ञानात्मक व्यापार हैं। न्यायिक लोग ज्ञान के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं और वहाँ अनुभव और स्मृति को दो मुख्य भेद वहाँ पे करते हैं। हम वहाँ पर आते हैं, लेकिन आपने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आप ज्ञान को 4 अर्थों में लेना चाहते हैं, एक चेतना के अर्थ में, एक बोध के अर्थ में, एक शक्ति के अर्थ में, एक अनुभव के अर्थ में। और जब बोध की हम बात करते हैं तो वहाँ पे आप शुद्ध ज्ञान, अपूर्व ज्ञान के संदर्भ में आप प्रमाण की बात करते हैं। हम प्रमाण पे भी आएंगे। प्रमाण चिंतन से पहले ये जो मेरा मोटा सवाल, पहला सवाल था, हम पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। वो ये है कि साइकिल चलाने का ज्ञान, इसको आप अनुभव में डालिएगा या इसको आप बोध में डालिएगा या इसको शक्ति में डालिएगा या सब में डालिएगा, हम इस चीज़ को कैसे समझें? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। बताइए। सवाल ये है, साइकिल चला, देखिए हम ज्ञान को भी यहाँ 2 रूपों में देखेंगे। आपका प्रश्न को मैं एंटिसिपेट कर लेता हूँ एक बार। जब साइकिल चलाने का ज्ञान है तो हमें ज्ञान 2 तरीके से हो सकता है। अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तब हम आपका प्रश्न हो रहे हैं, आपको ज्ञान हुआ कैसे, हम इसको किस कोट में डालेंगे एक अलग बात है। आपको विक्रम जी ने कहा कि मोहन साइकिल चला रहा है, तो ये तो विक्रम जी ने आपको बताया कि मोहन साइकिल चला, तो ज्ञान तो आपको साइकिल चला रहा है। जी। आपको दूसरा हुआ कि किसी ने आपको, घर में आप बैठे थे और आपको किक की आवाज सुने दी, तो आपने कहा कि सोहन जो है वो मोटरसाइकिल ले से जा रहा है, स्टार्ट कर ली उसने। अभी आपने अनुमान किया, आवाज ली, और आपने कहा इस प्रकार के जो अनुमान होते हैं उससे आपने, खैर अब, और एक है आपने सामने देखा कि आप जा रहा था आपका मतलब। अब सवाल ये है कि ज्ञान तीनों हैं, तो जहां तक ज्ञान के पारिभाषिक शब्द का प्रयोग है, ज्ञान है। हम अभी अब किस ज्ञान में हम इसको रखें, तो जो साधन का हमने इस्तेमाल किया है कि प्रत्यक्ष ज्ञान है या अनुमान का ज्ञान है या ये हमारा आगम का ज्ञान है, शब्द ज्ञान है। मैं टेक्निकल आगम के अर्थ में नहीं जा रहा हूँ, शब्द प्रमाण से हमने जानना। तो यदि निर्भर इस, तो ज्ञान तो है, ज्ञान में तो कहीं पर, इसलिए ज्ञान कोटिक है। ज्ञान कोटिक है कि इंपीरिकल सब्जेक्ट को ज्ञान हो रहा है, प्रमाता देख रहा है, और वो देख रहा है कि ये देख रहा है, जान रहा है, देख रहा नहीं शब्द इस्तेमाल, जान रहा है, तो वो जान रहा है कि साइकिल चला है, तो ये ज्ञान है। ज्ञान कौन सा है ये तय करेंगे कि किस साधन का इस्तेमाल किया उसने, किस प्रमाण का इस्तेमाल किया है। तो हम कहते हैं प्रत्यक्ष देख रहा है, अनुमान जान रहा है, शब्द जान रहा है, तीनों तरीके से जान सकता है। मैं बात कुछ और कर रहा हूँ कि मैं साइकिल चलाना चाहता हूँ, तो मैं तो अभी तो साइकिल नहीं चला रहा। आपने मुझसे पूछा प्रचंड जी आपको साइकिल चलानी आती, तो मैं कहा मुझे आती है, मैं साइकिल चलाना जानता हूँ। लेकिन ये मेरा जो ज्ञान है, इस ज्ञान को मैं किस स्तर पर रखूँ, अनुभव के स्तर पर रखूँ? ये तो केवल एक आपका, अब क्या हमने आपसे पूछा कि प्रचंड जी आप साइकिल जानते हैं, आपने कहा मैं जानता हूँ, यही तो है। अच्छा, मैं अब इसको हम 2 तरीके से ले सकते हैं। आप साइकिल जानते हैं, इस समय जो बात आप ये कह रहे हैं, ये आप कैसे कह रहे हैं? संस्कारों बोध से। मेरे प्रश्न से आपके मन में सुप्त संस्कार जागा, क्योंकि अभी तक तो आपके मन में साइकिल चल नहीं रही थी। जी। हमारे प्रश्न से साइकिल चल रही,
जी हमने आपसे पूछा कि प्रसन्न जी आप साइकिल जानते हैं, जी तो ये प्रश्न मारा हुआ है। जी इस प्रश्न ने आपके संस्कारों में जो कहीं आपके स्मृति में पड़ा हुआ था कि तो आप 10 चीज़ें जानते हैं, आप साइकिल चलाना जानते हैं, आप गाना गाना जानते हैं, आप किताबें लिखना जानते हैं, आपको बहुत चीज़ें आती हैं, तो आपको ये आ गया याद कि हम जानते हैं। अब आपने हमें बताया कैसे? तो आपने तो हमें शब्द से बताया, तो मेरे जानने का जो साधन हुआ वो शब्द प्रमाण हुआ, और आपके जानने में जो इस वक्त कारण हुआ, जानने में कहिए या आपकी चेतना में उसके आने का, ये जिसको हम कहते हैं फ्रंटल कॉन्शसनेस में, अग्र चेतना में आपके आने का जो कारण हुआ वो संस्कार का जागरण हुआ। स्मृति नहीं, तो स्मृति अलग चीज है। अच्छा, क्या अंतर है? स्मृति तो संस्कार का जागरण अनिवार्यता स्मृति नहीं होता, इसलिए मैं ये बात कही मैंने। अच्छा, 1 मिनट लिए, क्योंकि इस संस्कार से तो आपका विकल्प भी उत्पन्न होता है। जी आप जब सपना देख रहे होते हैं और आप कभी लंदन गए थे, तो आपको इस स्वप्न आपने देखा, जी और स्वप्न में देखा कि आप लंदन घूम रहे हैं जी और इसी होटल में हम टिके थे। जी तो अब जब ये जो आपके सामने, तो अगर आप जागते होते तो स्मृति होती, जी वहाँ पर तो स्वप्न का, वहाँ पर क्या हुआ, स्मृति रूप है, वो आपका संस्कार जागृत हुआ। जी हमारे बहुत सारे ज्ञान जो हैं वो इस संस्कार से उत्पन्न होते हैं। स्थूल शब्दों में हम स्मृति भी कह सकते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन जब तकनीकी रूप से होगा तब तय करना पड़ेगा कि हम स्मृति की क्या परिभाषा करते हैं। तो ये जो संस्कार बहुत से मुझे ज्ञान आ रहा है, ये प्रत्यक्ष है? जी, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है? क्या? प्रत्यक्ष नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो जब ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, ये जो मुझे बोध है कि मैं साइकिल चलाना जानता हूँ, ये तो ना अनुमान है ना। नहीं, आप एक्चुअली कंफ्यूजन ऑफ कैटेगरीज है आपके प्रश्नों में। आपको आज ज्ञान नहीं हुआ है। अब आपने देखिए, ज्ञान तो आपको पहले हुआ जी जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी, और जब आप साइकिल चला रहे थे तो ये आपको अपने अनुभव से या प्रत्यक्ष से ये ज्ञान हुआ कि आप साइकिल सीख, आप जब चलाने लगे तो आपको अपने अनुभव से, प्रत्यक्ष के माने भी अनुभव जो आपका है, एक्सपीरियंस को भी परसेप्शन कहते हैं, तो आपको अपने अनुभव से आप जीने। आज जो बात हो रही है वो तो सिर्फ संस्कारोद्बोध है। आज आपको अनुभव नहीं हो रहा है, आप साइकिल चलाने का अनुभव थोड़ी कर रहे हैं। आप तो उस अनुभव, आपके शब्दों में यदि मैं कहूँ तो आप तो उस अनुभव का स्मरण कर रहे हैं कि हम साइकिल चलाना जानते हैं। सही है। तो ये जो चीज़ है, तो ये अब अंतर, अब आपको बताते हैं संस्कार में और स्मरण में अंतर क्या हो गया। हमने साइकिल चलाई, ये स्मृति हुई। हम साइकिल चलाना जानते हैं, ये संस्कार हुआ। लेकिन ये आपकी चारों परिभाषा में कहीं फिट नहीं हो रहा, ना ये चेतना में हो रहा है, ना शक्ति में हो रहा है, ना बोध में हो रहा है, ना नहीं, सब जगह फिट हो रहा है। नहीं, आप एक्चुअली ये कौन सा व्यापार है? अब हम आपसे पूछते हैं, ज्ञानात्मक व्यापार है। ज्ञानात्मक, तो यदि ज्ञानात्मक व्यापार है जी, तो ये बोध है, खत्म हो गई बात। लेकिन ये हमने अमुख्य व्यापार है। अच्छा, आप ध्यान दी, हमने कहने, जब हम क्या करके, समस्या कहाँ आती है कि हम कैटेगरी, बहुत सारे प्रश्न हमारे जो होते हैं वो कैटेगरीज की ओवरलैपिंग से हो जाते हैं। तो मैंने अमुख्य व्यापार को, हम आपका प्रश्न में, आपने जो प्रश्न किया, आप मुख्य के अर्थ में अमुख्य का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, तो यदि इस दृष्टि से ये वाली स्थिति हुई, और कोई बात नहीं, तो जब हम ज्ञानात्मक व्यापार वो है जहाँ पर हम हमारे ज्ञान की परिभाषा लागू सामान्य रूप से। तो इसलिए मैंने कहा ना, हमें तय करना पड़ेगा कि आपने जो प्रयोग किया वो प्रयोग, इसमें तो वो अमुख्य की बात आप कर रहे हैं। चलिए, ये प्रश्न तो जी, हुआ। जी, अब हम जी, दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि आप स्मृति को प्रमाण
क्यों नहीं मानते? हम प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, हम अनुमान मानते हैं, हम आगम मानते हैं, लेकिन स्मृति को स्वतंत्र प्रमाण क्यों नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली चीज है, न स्मृति को प्रमाण, हम किसी को प्रमाण नहीं मानते। हम तो ये पूछते हैं प्रमाण किसको मानते हैं, ये पहले पूछिए। जब हम ये तय कर लें कि हम प्रमाण किसको मानते हैं, जी तब हम लागू करेंगे कि वो परिभाषा कहाँ कहाँ लागू होती है, बात खत्म हो गई। जब हमारी प्रमाण की परिभाषा तय हो जाए जी तो वो प्रमाण की परिभाषा जहाँ लागू होती है, वो यदि स्मृति पर लागू होगी तो स्मृति प्रमाण हो जाएगी, नहीं लागू होगी स्मृति प्रमाण नहीं होगी। तो आपके प्रमाण की परिभाषा है मल का अपसारण, जी आपके यहाँ प्रमाण की परिभाषा है मल का अपसारण। नहीं, मेरे यहाँ प्रमाण की परिभाषा नहीं है। नहीं। फिर कैटेगरी कंफ्यूजन। जब हम मलापसारण की बात जब हम करते हैं तो ये हमारी प्रमाण की परिभाषा होती है मेटाफिजिकल कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा। और जब हम एपिस्टेमोलॉजिकल, आपने शर्त पहली रखी है कि हम जो बात कर रहे हैं वो हम एम्पिरिकल प्रमाणता के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जी जी तो एम्पिरिकल प्रमाणता के संदर्भ में जब हम बात करेंगे जी तो एम्पिरिकल प्रमाण व्यापार का, ठीक, हम इसके बाद हम आपको ये बताएंगे जी इस प्रश्न का कि हम इसीलिए फिर मेटापिस्टेमोलॉजिकल आ जाएगा कि मलापसारण जो है वो क्यों लागू होता है, वो परिभाषा के रूप में लागू नहीं होता है, वो मूल विचार के रूप में लागू होता है। जी ये दोनों में अंतर है। लेकिन तो फॉर द टाइम बिंग तो अभी हमारे सामने प्रमाण की परिभाषा क्या है ये आप देखिए। और जब ये प्रमाण की परिभाषा हम जान जाते हैं तो फिर हम सब जगह लागू कर सकते हैं। वो हम आगम पे भी, शब्द पे भी, जहां जहां हम लागू करें वो हमारी पहचान बन जाएगी। तो केवल स्मृति का क्यों है, हम विकल्प के लिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम क्यों इसको प्रमाण माने, ठीक है ना। अच्छा, अब आइए परिभाषा क्या है। तो हमारे यहाँ परिभाषा जो की गई है जी वो है कि प्रमाण पहली बात तो करता है वस्तु के स्वरूप और धर्म की व्यवस्था करता है। अच्छा। और इसके लिए वो दो शब्दों का बहुत साधारण सा सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। जी और वो इदम एतादृक्, जी इदम हुआ स्वरूप जी और एतादृक् जो है वो हुआ वस्तु के धर्म की व्यवस्था, जी वस्तु का धर्म। जी ये ऐसा है। जी दूसरे शब्दों में हम यह के बारे में ऐसे को प्रेडिकेट कर रहे हैं। जी तो ये जो प्रेडिकेशन है जी ये तो किसके बारे में कर रहे हैं, वस्तु के बारे में कर रहे हैं। जी तो पहली चीज है तो वस्तु के स्वरूप को कैसे हम जानते हैं, उसके धर्मों से जानते हैं, उसके स्वरूप से जानते हैं। जी। ये तो इसलिए में यद वशात व्यवतिष्ठते, स्वरूप और धर्म की व्यवस्था, जी वस्तु के स्वरूप और धर्म की व्यवस्था जिसके द्वारा हो जी उसे हम प्रमाण कहते हैं। अब ये तो एक पक्ष। अब उसके बाद जो है दो चीजें उसमें और कहते हैं कि वस्तुतः ये जो है हमारा, वो कहते हैं कि वस्तुतः ये हमारा अपना, ये कहना चाहिए कि ये ज्ञान किसको, ये जो व्यवस्था हो रही है, वस्तु स्वरूप की व्यवस्था कहाँ हो रही है, जी वो मेरे प्रमाता, जो प्रमाता है, जो देख, जी उस प्रमाता को ये लग रहा है कि मैं ये देख रहा हूं। जी तो उसके लिए उन्होंने स्वाभास शब्द का प्रयोग किया, स्वत्वेन आभासः, जी कि ये मैं देख रहा हूं, ये मुझे प्रकाशित हो रहा है, जी ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चीज जो है ये ऐसी है। जी एवं एतादृक्। जी और क्या है दूसरी बात, एक और पहचान क्या है कि ये बात मैं पहली बार जान रहा हूं। अभिनवोदयः, हम परिभाषा पढ़ नहीं रहे आपके सामने कि पहली बार। दूसरे शब्दों में अब हम बिल्कुल कह दें कि जब हम जिस वस्तु को हमने पहले कभी नहीं जाना है, जी इसीलिए जिसके हम अपूर्व शब्द का प्रयोग करते हैं जी कि जिसको हमने पहले नहीं जाना है, जी उसको जब हम पहली बार
जिससे जानते हैं और जान करके हम पहचानते हैं कि ये है, तो इदम क्या हुआ। अब दूसरे शब्दों में कहेंगे तो हम ये कहेंगे इदम, इदम के माने जो सामान्य, सर्वनाम जो है वो सामान्य को बताता है। जी तो सामान्य इदम, न इसमें नाम है, न जाति है, न गुण है, न धर्म है, कुछ नहीं, इदम। जी लेकिन एतादृक जो है वो विशेष है, जी वो सामान्य को विशेषीकृत करता है। जी सामान्य को विशेषीकृत करता है, वो आप कहते हैं ये घड़ा है, जी इदम एतादृक, ये घड़ा है। जी अब ये इसको हम कई तरीके से, ये घड़ा है, ये लाल घड़ा है, जी ये गोल घड़ा है, ये छोटा घड़ा है, ये बड़ा घड़ा है, ये मिट्टी का घड़ा है, ये सोने का घड़ा है, ये तांबे का घड़ा है, जी ये ऊंचा घड़ा है, ये नीचा घड़ा है। जी अब ये जितनी चीजें जो हैं, जी ये जिसके कारण से हम जानते हैं, जी और ये इस तरह से जानते हैं कि ये मैं जान रहा हूं, जी और ये जान रहा हूं कि ये मुझे पहली बार मैं जान रहा हूं। जी ये सारी इतनी चीजें जहां जो होती हैं उसे हम प्रमाण कहते हैं। जब ये, अब ये प्रमाण की जो परिभाषा है, जी ये प्रमाण की परिभाषा को हम स्मृति पे लागू करते हैं। आपका प्रश्न जो था, जी अब हम इसको लागू करते हैं। जी अब देखिए स्मृति में हम इसको लागू, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा नहीं है, ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है, जी और ये प्रश्न ऐसा नहीं कि आप पहली बार उठा रहे हैं। जी ये प्रश्न लोगों, हमारे यहाँ परंपरा में टीकाकारों ने भी उठाए हैं और प्रश्न उठाए हैं। और अब आप देखिए स्मृति में क्या हो रहा है। जी स्मृति में जब आप ये कहते हैं कि ये राम है, या ये या मोहन को मैंने देखा जी था लग गया इसमें, जी या दूसरी चीजों में हम टेक्निकली जब लोग कहते हैं, इदम को जब आप सह के रूप में जानते हैं जी तब स्मृति होती है। जी जब इदम के रूप में जानेंगे तो प्रत्यक्ष होगा। जी तो जहां आपने सह तत् माने विगत कालीन, जहां आपने सर्वनाम का, वो भी सर्वनाम है, सामान्य वो भी है, इदम तत् वो भी सामान्य है, लेकिन जहां आपने कालिक स्पर्श आ गया और जहां पर आपने उसको, तो वहां पर अब आप देखिए क्या है कि यहाँ पर जो आप कहते हैं वो, जी जहां आपने वो कहा, जी तो इस वो में हुआ क्या, जी वो को आप कब कह रहे हैं, वो जी आप आज कह रहे हैं। जी आज इदम है, जी आप उसको सह कह रहे हैं, जी और जब आपने उसको जाना था जी तो वो सह नहीं था, जी तो वो इदम था। जी जिस इदम को आपने कल जाना था, आज जब उसको जान रहे हैं या उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आप उसको सह कह रहे हैं। यहाँ तक स्पष्ट है, जी। इसमें हमारे आपके भी कोई विरोध नहीं, नहीं। राइट। जब हम ये कहते अब ये ज्ञान तो हम जान चुके हैं, जी तो अपूर्व कहाँ रहा। जी जब अपूर्व नहीं रहा, जी हम जाने हुए को जान रहे हैं। जी हम इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते, जाने हुए को जान रहे हैं, क्योंकि तब हम प्रत्यभिज्ञा के रण में आ जाएंगे। इसलिए, लेकिन बहुत महीन सा अंतर है दोनों में, इसलिए मैं तो, लेकिन हम किस बात को कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं उसको। तो जो ये रिपीटिशन है, ये रिपीटिशन अपूर्वता को समाप्त कर, बाकी सब चीजें हैं हमको स्वत्व, ये मैं जान रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है कि कल इनसे मिले थे, जी कल हम विक्रम जी से मिले थे, जी ये हम, तो ये वो विक्रम है, तो वो विक्रम जी और ये विक्रम, जी तो इसलिए ये स्मृति प्रमाण नहीं है सीधा से। लेकिन हमारे जो प्रत्यक्ष है वो स्मृति के बिना नहीं है, कभी भी संभव नहीं है प्रत्यक्ष, सविकल्पक प्रत्यक्ष। अब हमें इस आने पे एक प्रश्न पूछने से पहले मैं, ये जो हम ज्ञान को जब शक्ति के अर्थ में लेते हैं, उन्हें ज्ञान शक्ति, अपोहन शक्ति, स्मरण शक्ति का हम प्रयोग करते हैं, और गीता में भी क्या भगवान कहते हैं, ज्ञान अपोहन, कृष्ण कहते हैं ना कि मैं अपोहन ज्ञान, उसके एक श्लोक में आता है। तो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनञ्च, जी, तो इस संदर्भ में जो आता है वो क्या ऐसा है कि जैसा कि हम आपकी किताब में आ रहे थे कि आप ज्ञान की एक दो कैटेगरी करते हैं, निर्विकल्प और विकल्प, और आप सारे अनुमान को विकल्प की कैटेगरी में डालते हैं, और आप प्रत्यक्ष और आगम को, जिस पे हम और बात करेंगे,
को आप निर्विकल्प की कैटेगरी में डालते हैं। उसके बाद में इसमें हम यहाँ पर ये आते हैं कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सारा अनुमान जो है वो अपोहन पे निर्भर है या प्रत्यक्ष भी अपोहन पर निर्भर है? और ये अब ये जो हम जो शक्ति का जो प्रत्यय है, ये हम ज्ञान में ज्ञान शक्ति, अपोहन शक्ति, स्मरण शक्ति से हम जिस चीज़ को देखते हैं और जब हम बोधात्मक वृत्ति को देखते हैं तो इसमें हम इसको किस तरह से, क्या हम आपस में लिंकिंग कर सकते हैं या बस देखने की दृष्टि मात्र है? जैसे कि जब हम ज्ञान कहते हैं और हम ये कहते हैं कि किसी को ज्ञानी आदमी है, तो उसके लिए हम आराम से कह सकते हैं देखो उसके ना उसकी तुरंत चीज़ों को समझ लेते हैं इसलिए वो ज्ञानी है, या उसकी कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन एबिलिटी बहुत अच्छी है, अपोहन शक्ति बहुत अच्छी है, या स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। इस तरह हम ज्ञानी को परिभाषित करने के लिए वो हमारे लिए वो बहुत आसान टूल है। लेकिन हम जब ज्ञान क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो प्रमाण चिंतन में हम इस तरह की प्रत्यक्ष इसकी बात करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा है कि सारा विकल्प, सारा अनुमान अपोहन केंद्रित है? हम लोग बात स्मृति की कर रहे थे जी। एक तो पहली बात है कि उससे ये कैसे जुड़ा हुआ है, ये बात सामने नहीं आई। स्मरण शक्ति से जुड़ा हुआ है स्मृति? नहीं, हमने तो स्मरण शक्ति की कोई बात की नहीं। नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, एक मिनट, इसी में कहना, मैंने स्मरण शक्ति की बात नहीं की। नहीं। तो जब बात नहीं की तो ये कैसे जुड़ा हुआ है, एक तो बात यहाँ से शुरू होती है। मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ विश्लेषण, और उसके बाद ये नहीं कि उसका उत्तर देने की चेष्टा करूँगा जो कि मेरी समझ में। अब उसके बाद फिर आपने एक जो बीच में एक अवान्तर प्रश्न किया, वो आपने कहा कि स्मृति तो सविकल्पक ज्ञानों में होती है, वो अनुमान में भी होती है, सविकल्प प्रत्यक्ष भी होती है। ठीक, सो व्हाट? इससे बात तो हमने कही, लेकिन इससे प्रश्न क्या बना ये नहीं मुझे स्पष्ट हुआ। अब तीसरी बात पे आते हैं कि अब हमने अपोहन की बात की और शक्ति की बात की, तो हम या तो इन पहले शक्तियों की बात कर लें जी, और ये देखें कि अपोहन का क्या काम है, कहाँ लागू होता है, कहाँ नहीं लागू होता है जी, और शक्ति की बात कर लें। जी, फिर हम लोग स्मृति पे वो लौट करके आए हैं। जी, तो मुझे लगता है कि क्योंकि जब तक चीज़ को हम उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं रखते तो चीज़ नहीं बनती। तो जो आपने बात कही कि उलझा हुआ प्रश्न, तो आपने ठीक कहा। देखिए, हम लोग अभी, मैंने इसलिए शक्तियों की बात नहीं की क्योंकि हम लोग एक राइडर लगा चुके थे, या हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ प्रमाण, जो हमारा व्यवहारिक या जागतिक एम्पिरिकल रेल्म ऑफ नॉलेज है जी, हम उसमें चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए हमने शक्तियों की बात नहीं की। जी, अन्यथा यदि हम बात उठाते हैं तो हमें थोड़ा सा, हम एम्पिरिकल लेवल की ही बात करेंगे, लेकिन हमें थोड़ी सी एम्पिरिकल लेवल से ज़रा सा ऊपर उठ करके बात करनी पड़ेगी। जी, ठीक, एक बात। अब अगर हम ये बात करते हैं तो पहली बात तो जैसे हम जब प्रमाता कहते हैं जी, तो प्रमाता का अर्थ क्या हुआ? आपने कहा था, मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, काश्मीर शब्द में नहीं, सारे दर्शन प्रमाता ही शब्द का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट, मुख्य रूप से सब्जेक्ट के लिए, अंग्रेजी में जैसे हम सब्जेक्ट कहते हैं या हम नोअर कहते हैं, तो सामान्य रूप से हम उसका सब प्रयोग हम। अब ये जो प्रमाता है वो क्यों प्रमाता है? प्रमाता इसलिए है कि वो जानने की क्रिया का करता है। प्रविमीते या प्रमिनोति या जानाति, हम ज्ञाता भी कह सकते हैं इस अर्थ में, तो जानता है, जानने का काम कर रहा है, क्रिया है। अब ये जानने की जो क्रिया है जी, ये क्रिया के कई दिशाएं हैं। जी, तो प्रमाता जो है
प्रमाता जानता भी है, प्रमाता वही स्मरण भी कर रहा है। जी। अब सवाल ये है कि तो ये अब ये जो कर रहा का क्या अर्थ है कि प्रमाता जब ये कर रहा है तो इसका अर्थ है वो कर तुम शक्नोति, ये तो उसमें करने की क्षमता नहीं है तो वो नहीं कर सकता। ये तो उसमें स्मरण करने की क्षमता नहीं तो स्मरण नहीं कर सकता। ये तो उसमें जानने की क्षमता नहीं तो जान नहीं सकता। तो इसलिए हम कहते हैं ये शक्ति, ये प्रमाता की शक्ति है। बिल्कुल मैं बिना कोशिश कर रहा हूं कि मैं बिल्कुल मेटाफिजिक्स में ना जाऊं। तो अब ये प्रमाता के जानने की शक्ति, प्रमाता के स्मरण करने की शक्ति और प्रमाता को एक वस्तु को उस वस्तु के रूप में जानने की शक्ति। क्योंकि हमने ज्ञान का लक्षण क्या किया था कि वस्तु के स्वरूप और उसके धर्म। जी। तो अब सवाल ये है कि हम इसको कैसे समझें। तो अब यहां पर हम जब देखते हैं तो सबसे पहले आप देखिएगा कि जब हमारी ज्ञान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जी। तो ज्ञान की प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होती है? वो कहते हैं ज्ञान की प्रक्रिया। अब ज्ञान क्या होता है? ज्ञान, अब हम थोड़ी सी भाषा बदलते हैं। ज्ञान जो है निश्चयात्मक होता है। जी। जब हम ये कहते हैं ये वस्तु ऐसी है जी। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये वस्तु इस प्रकार की, ये वस्तु ये है, यानी हम इसके बारे में निश्चय कर रहे हैं। जी। ये ज्ञान हो, यानी जब ये निश्चय हम करते हैं वस्तु के बारे में तो कैसे निश्चय करते हैं? हम निश्चय तब करते हैं, अब ये देखिए कैसे स्वरूप का निर्धारण होता है। अभी हम और मौलिक प्रक्रिया की तरफ जा रहे हैं। हम वस्तु का निश्चय कैसे करते हैं? तो वस्तु का निश्चय करने के तरीका ये है, जब हम कहते हैं एक ग्लास है तो ये ग्लास है, ये कैसे हम जाने? जब ये कि ये टेबल नहीं है, टेबल से भिन्न है, ये किताब नहीं है, ये दीवार नहीं है, तद्दत भिन्नात्। हम किसी टेक्निकल शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको जानने के लिए आवश्यक यह है कि इससे भिन्न जितनी चीजें हैं जी। उनसे इसको भिन्न कर दें। जी। अब इससे भिन्न जितनी चीजें हैं जी। वो तो असंभव है जानना। जी। सृष्टि में, अनुभव जगत में, जी। मतलब मैं कॉस्मोलॉजिकल सेंस में सृष्टि का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंशियल वर्ड है तो हमारे अनुभव जगत में अनंत पदार्थ हैं। तो अनंत पदार्थों से भिन्न हम इसको कैसे अलग करें? तो उन्होंने कहा हम ज्ञान के विषय को दो हिस्सों में बांटते हैं। जी। एक वो जिसको हम जान रहे हैं जी। और एक वो जी। जिससे भिन्न जान रहे हैं। जी। तो उन्होंने उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया, जी। तत् और अतत्। जी। जो है तो तत् क्या है? जो अतत् से भिन्न हो, जी। जो वो नहीं है उससे भिन्न हो। जी। इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। जी। ये जो निश्चयन करना है जी। तो कहते हैं कि यहाँ पर तो अगर तार्किक तो कि जो इसको कहते हैं द्वयाक्षेपी विमर्श, जी। दो का आक्षेप करता है। जी। यानी यद्यपि देख तो आप एक को रहे हैं जी। लेकिन एक दूसरे का आक्षेप चीज नहीं, आक्षेप क्यों कर रहा है? वो वहां चीजें नहीं है, लेकिन आप उन चीजों का आक्षेप करते हुए आप उनसे उसको भिन्न करते हैं। ये विकल्पन व्यापार हुआ। अपोहन व्याकरण एक ही शब्द है। अब आप ध्यान दीजिए, विकल्प और अपोहन दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अच्छा। तो विकल्प का हम और अर्थों में भी प्रयोग करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन विकल्प यहाँ पर विकल्प और अपोहन एक दूसरे के पर्याय है। तब तो सविकल्प प्रत्यक्ष भी अपोहन हुआ। नहीं, पहले एक प्रश्न आई, अभी आप तो पहली जब ये कह दीजिएगा ये बात यहाँ खत्म हो गई तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक। ठीक है ना? तो अभी हम यहाँ खत्म
चूंकि आपने जो प्रश्न था उस पर आपको बताया, तो जब आपने प्रश्न उठाया ना कि किस प्रकार, अब ये अपोहन जो है जी ये हमारे हर ज्ञानात्मक व्यापार में ये मूल है, ये उपजीव्य है। बिना अपोहन के हमें ज्ञान होता ही नहीं। जी अब वो चाहे स्मृति हो, जी चाहे वो प्रत्यक्ष हो, चाहे वो अनुमान हो, सबके मूल में अपोहन है। क्योंकि प्रमाण कर क्या रहा है? प्रमाण तो वस्तु के स्वरूप को निर्धारित कर रहा है। वो चाहे अनुमान रूप प्रमाण हो, चाहे वो आगम रूप प्रमाण हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप प्रमाण हो। तो जब वस्तु के स्वरूप को निर्धारित कर रहा है, तो वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि उस वस्तु को उससे भिन्न सारी वस्तुओं से जब तक हम अलग न जान लें, तब तक उसके स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकते। नहीं, ये बात तो फिर तो आप ज्ञान शक्ति और स्मरण शक्ति के लिए भी कह सकते हैं कि हर चीज को स्मरण की, बिना स्मरण शक्ति के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम भूल जाएं कि वर्ण का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तो एक्चुअली प्रॉब्लम प्रचंड जी ये हो रही है कि हम तत्व को छोड़ करके उसके मतलब कहना चाहिए कि शायद हम शाब्दिक चीज को लेकर के जंप कर जाते हैं दूसरी ओर। क्योंकि हमने कहा ना ज्ञान हमारे तो सारे देखिए, एक चीज हमारे मन में एक स्ट्रक्चर स्पष्ट होना चाहिए। जी हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो ज्ञानात्मक संदर्भ में कर रहे हैं। जी जब हम ये शब्द बात कर रहे हैं कि हम ज्ञानात्मक संदर्भ में बात कर रहे हैं, जी। तो यहाँ हम ज्ञान का बहुत व्यापक अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। जी इस ज्ञानात्मक संदर्भ में ज्ञान भी है, इस ज्ञानात्मक संदर्भ में अनुमान भी है, इस ज्ञानात्मक संदर्भ में आगम भी, शब्द भी है, और इस ज्ञानात्मक संदर्भ में जो मुख्य रूप से जिनको हम प्रमाणात्मक नहीं मानते, यानी जैसे स्मृति, जी विकल्प, जी यानी विकल्प छोड़ दीजिए, विकल्प के लिए ना पहुंच, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। तो मूल रूप से जितने भी तो इस पूरे ज्ञानात्मक संदर्भ में जब भी वस्तु का संदर्भण होगा, जी वो बिना अपोहन के संभव नहीं है। जी ये एक स्थिति मान लीजिए। जी हम अपोहन की नाइसिटीज और उस पर जो सचेलिटीज की व्याख्या अलग बात कर सकते हैं, जी लेकिन वो प्रसंग नहीं। तो अब जब हमने ये तय कर लिया, इसीलिए जो आपने बच्चों को मूल प्रश्न किया था, तो इसलिए अपोहन व्यापार हर ज्ञानात्मक व्यापार में शामिल होगा, जी चाहे वो प्रत्यक्ष का व्यापार हो, चाहे वो निर्विकल्प का व्यापार हो, यानी जो सारे व्यापारों में बिना उसके जो है ये स्थिति होगी। आखिरी प्रश्न पर आते हैं, वो है आगम से संबंधित। इसके कई लेयर हैं, तो हम पहले इसको यहाँ पर शुरू करते हैं कि शैवों की एक अवधारणा जो है, जो उन्हें बौद्धों से और अस्तित्ववादियों से जो कहिए कि मूलतः ही प्रीमाइसिस ही अलग है। वो ये है कि आदमी जन्म से उसकी प्रवृत्तियां, उनके स्वभाव निर्धारित होते हैं, जबकि बौद्ध भी पुनर्जन्म मानते हैं, लेकिन इस बात को नहीं मानते हैं। आपकी किताब में भी ऐसा लिखा हुआ है। और एग्जिस्टेंस का ये कहना है कि आदमी जब पैदा होता है तो उसकी कोई प्रवृत्ति निर्मित नहीं होती है, उसको बाद में परिवेशों से उसकी प्रवृत्ति निर्मित होती है। लेकिन शायद नहीं, ऐसा नहीं मानते हैं। और मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं मानने के कारण उनके आगम है, और आप जो आगम को एक स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं, जिनको बौद्ध आगमों को एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते। हम लोग यहाँ दर्शन में हम आगम को प्रमाण मानते हैं। और अभिनव गुप्त का कहना है कि आगम का कंटेंट तंत्र है, तो अंतर्वस्तु तंत्र है। तो हम ये आप पहले इस प्रश्न पे हम पहले अब आते हैं कि आगम को स्वतंत्र प्रमाण मानना और इस मान्यता को मानना, तो मतलब हम केवल विश्वास के स्तर पे माने, या फिर आगम पे हम कैसे विश्वास करें, या हम इसको स्वतंत्र प्रमाण क्यों माने? मेरे को लगता है अगर हम इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे तो ये सारी जो पहली प्रश्न था कि आदमी का क्या जन्म के समय ही उसके जो क्या पुनर्जन्म के संस्कारों के कारण उसकी प्रवृत्तियां निर्मित है, तो मेरे को लगता है उस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा। नहीं, देखिए आप बिल्कुल अभी तक तो हमारे चर्चा में पुनर्जन्म वाली बात तो कहीं आई नहीं जी, लेकिन आपने चूंकि बात की, एक्चुअली हमारी
काश्मीर शबीन को तो छोड़ दीजिए, हम पूरे भारतीय दर्शन में जी एक तरीके से चार्वाक जी और बौद्ध, जी गो कि बौद्धों में भी बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। हम अभी बात करेंगे लेकिन चूंकि इसीलिए क्योंकि जब हम तुलनात्मक संदर्भ में बात करते हैं, मैं पता नहीं क्यों आपने देखा होगा कि मेरे लेखन में मैं तुलना बहुत कम करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, और जहाँ तुलना करता हूँ वहाँ मैं अच्छाई बुराई की दृष्टि नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज को स्पष्ट करने के लिए तो तुलना करता हूँ, अन्यथा दो संप्रदायों की तुलना में नहीं करता हूँ। क्योंकि दो संप्रदायों से तुलना करने में कठिनाई क्या पैदा होती है कि वहाँ पर जब उस पद्धति की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, और वो कोई भी विचार आप समझिए शून्य में नहीं होता, वो विचार अपने इतिहास को लेकर के आता है। जैसे आपने चूंकि बौद्धों की बात की, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, फिर आपके जैसे बौद्ध प्रमाण नहीं मानते हुए आपने कहा आगम को, फिर मैं सामान्य तो बौद्ध मैंने तीन बौद्ध हैं और एक ये कहना चाहिए कि चारवाक हैं, ये इनके यहाँ शब्द प्रमाण नहीं, हम आगम शब्द का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। और बाकी करीब करीब भारतीय दर्शन में शब्द को प्रमाण माना गया है। जी। हमारे यहाँ परंपरा में हम शब्द को श्रुति के नाम से पुकारते हैं, और तंत्र की परंपरा में हम श्रुति को आगम के नाम से पुकारते हैं, बहुत स्थूल। जी। तो ये तरीका है, क्योंकि बौद्धों में भी वहाँ ये प्रश्न उठाया गया, इसलिए कह रहा हूँ कि तब हम प्रश्न उठाते हैं, वहाँ पर प्रश्न उठाया गया कि बुद्ध वचन प्रमाण है या नहीं। जी। तो वहाँ उसका उत्तर देने की कोशिश की है, उन्होंने कहा नहीं ये अनुमान है, ये कहा गया है। तो तो अब सवाल है कि क्या चीज़ अनुमान का विषय है। जी। तो वहाँ पर भी फिर एक अंत में आता है कि अंततः तो फिर अगर ये बात मान ली जाएगी तो सारा बौद्ध धर्म का तो अस्तित्व ही सब खंड हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा बौद्ध धर्म और दर्शन का विकास तो बुद्ध से हो रहा है। खैर वो वहाँ प्रश्न है, उत्तर है। हम तो मुख्य रूप से ये मान के चलिए कि कुछ अपवादों को छोड़ करके पूरा भारतीय दर्शन जो है वो शब्द को प्रमाण मानता है। अब उस शब्द को कुछ लोग तो शब्द को प्रमाण मान करके भी शब्द को प्रमाण नहीं मानते, ये भी एक उसका पक्ष है। लेकिन हम तो वो फिर वही अंदर जाना हुआ। तो यहाँ पर हम केवल इतनी बात कहते हैं क्या शब्द को हम प्रमाण मानते हैं। तो यदि हम शब्द को प्रमाण, हम उसको आगम कहते हैं, और भारतीय परंपरा में सामान्य रूप से सुश्रुति कहते हैं, और इसी आधार पर एक विभाजन भी किया जाता है कि जो वैदिक हैं वह आस्तिक हैं, वो वेद को मानते हैं, जो नास्तिक हैं वो वेद को नहीं मानते। सामान्य रूप से बात की जाए तो शब्द जो है ये हमने प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। अब आप हमसे इसके बाद आप प्रश्न पूछे कि तुम आपके आगे बढ़े। नहीं, इस प्रश्न को हम समाहार करते हैं अंत में से कि अभिनव गुप्त ने आगम में या तंत्र में या मालनी विजय वार्तिक में या मालनी विजय तंत्र में अपना क्या कंट्रीब्यूशन को किस तरह से आगे बढ़ाया? नहीं देखिए, अब शायद ये लंबा प्रश्न होगा, देखो बता दें। पहली बात है तंत्र और आगम एक नहीं है। अच्छा। हाँ, अब यदि तंत्रालोगा पढ़िए जी, कई जगह हम लक्षणा से प्रयोग करते हैं जी। लक्षणा तो जब हम आगम तंत्र को आगम कह देते हैं जी, और आगम को तंत्र कह देते हैं जी, तो ये लाक्षणिक प्रयोग है। अच्छा। लेकिन जब हम मुख्यावृत्ति से प्रयोग करते हैं जी, तब आगम और तंत्र, आप ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ अभिनव गुप्त के ही एक वाक्य को, वो है
सतन्निबंधे सतन्निबंधम विदधे महार्थम जी युक्त्या गमोदीरित तंत्र तत्वम, जी ये वाक्य है। जी तो सतन्निबंधे अभिनवगुप्त कहते जी। हैं, उस अभिनवगुप्त ने जी इस ग्रंथ को लिखा। तन्निबंधे बहुत गंभीर अर्थ वाला जी महार्थम निबंधे। कैसा ग्रंथ है ये? जी जिसमें तंत्र तत्व का वर्णन किया गया है। जी वो ये तंत्र तत्व क्या है? जी जो युक्ति और आगम के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जी तो युक्ति और आगम के द्वारा प्रतिपादित तंत्र तत्व को विषय करके हमने ये एक बड़ा निबंध, बड़ा प्रबंध बनाया है। जी अब आप देखिए, तो यहां पर अब क्या कह रहे हैं? जी तो युक्ति और आगम प्रमाण है जी और तंत्र उसका कि अंतर्वस्तु वाच्य अभिधेय है। अच्छा तो आगम के द्वारा जो बात कही तो उसकी अंतर्वस्तु क्या है, उसका अंतर विषय क्या है, उसका कंटेंट क्या है। जी तो जब हम ये बात कहते हैं, अब आप देखिए यहां भी एक बहुत सूक्ष्म अंतर है। जी जब हम आगम के कंटेंट को तंत्र कहते हैं जी तब हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आगम के अर्थ, तंत्र को, आगम के अर्थ को, और हम रिस्ट्रिक्ट कहिए, हम उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहे हैं। जी और हम कहाँ कॉन्टेक्चुअलाइज है? तंत्रों के संदर्भ में कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा लेकिन जब हम आगम की बात कर रहे होते हैं जी तब हमको डिकॉन्टेक्चुअलाइज कर रहे हैं। जी जी और इसलिए वहां पर आगम के द्वारा जो है, तो कहते हैं कि हमारे ज्ञान के, हमारे आगम के क्षेत्र में तो ज्ञान के सारी चीजें हैं। जी कोई चीज ऐसी नहीं जो ज्ञान के क्षेत्र, जो आगम के क्षेत्र में ना आती हो। जी तो रियलिटी एज सच जितनी है, जैसे हम 36 तत्वों की बात करते हैं, जी तो 36 तत्वों में बहुत चीजों को आप प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, जी लेकिन कहते हैं आगम देख सकता है। अच्छा आप शिव को, शिव है मान लीजिए, जी तो शिव को आप नहीं देख सकते, जी लेकिन आगम देख सकता है। जी आप शुद्धा विद्या आप नहीं देख सकते, जी आगम देख सकता है। जी आप माया है आप नहीं देख सकते, जी आगम देख सकता है। जी आप माया से ग्रस्त हैं, जी मायोपहित हैं, माया की जकड़ में हैं कि माया को आप देख नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बात, जो आपने बात कही थी, जी वो इसलिए इसको मान के, इसलिए तो आगम के संबंध में आप आगे भी प्रश्न कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन ये इसलिए जब हम आगम की चर्चा करेंगे तो तंत्र, तो इसलिए हमें मानना पड़ेगा, हाँ हम सामान्य रूप से चूंकि आगम प्रमाण को मानते हैं तो हमारा कहना, और आगम प्रमाण में तंत्रों की निष्ठा है। जी हमारे यहाँ श्रुति प्रमाण के रूप में जी आगम को प्रमाण माना गया है, इसलिए हम तंत्रों को भी आगम कहते हैं। जी ये तो ये जो है, ये एक लाक्षणिक प्रयोग है। उस अर्थ में सारे तंत्र जो हैं वो आगम है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, जैसे मैंने अपनी पुस्तक का नाम रखा तो मैंने उसको तांत्रिक दर्शन नहीं कहा, जी हमने उसको तंत्रागमीय दर्शन कहा, जी क्योंकि तांत्रिक दर्शन करने से उसकी अर्थवत्ता दूसरी होती जी और तंत्रागमीय कहने से उसकी अर्थवत्ता दूसरी हो गई। ये अंतर पड़ता है। जी लेकिन ये आखिरी प्रश्न है आगम के बारे में। जब से आगम के बारे में आपका ये कहना है कि जो इंग्लिश में इसको हम टेस्टिमोनी से समझ रहे हैं, अबाधित्व, कि हम जिसको समझ रहे हैं वो हमारा एक कॉन्फ्लिक्टिंग नॉलेज हमें ऐसा ना दे, ये अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो, मतलब कि लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे एक हम समकालीन, एक जिसको कहते हैं मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के लिए तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग टेक्स्ट आते हैं। तो हम मतलब कि हम किसी को माने और किसी को ना माने, किसी को माने। अब कोई किसी परंपरा में पैदा हुआ तो कोई व्याख्यानस के हिसाब से चल रहा है, कोई पांचवा के हिसाब से चल रहा है, कोई बौद्धों के हिसाब से चल रहा है। तो इसमें हम श्रेष्ठ आगम की तुलना या फिर किस पे हम रिलाई करें, तो ये तो आस्था वाली जैसी बात होगी, लेकिन हमने माना कि
यही सबसे अच्छा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं, बता रहा हूँ आपको। देखिए, पहले तो हम ये जाने कि आगम है क्या। आगम है क्या, जी जब तक हम ये न जाने। देखिए, पहली बात तो ना, हमने ये माना कि आगम, हम क्या समझ रहे हैं एक अलग बात है, जी जी और आगम को प्रमाण मानने वाले जो है जी वो आगम को कैसे मानते हैं, ये वाली जो आपने भी अबाधित वाली बात कही, जी हम्म? जी ये तो आगम का ही लक्षण नहीं है, जी। ये सारे प्रमाणों का लक्षण है। अच्छा। कोई प्रमाण ऐसा नहीं है। प्रमाण के माने क्या हैं? प्रमाण के माने जो निश्चित ज्ञान को देता हो। जी निश्चित ज्ञान का अर्थ क्या है? क्या निश्चय का कैसे पता करें कि निश्चित ज्ञान है? जी। तो कहते हैं जो बाधित न हो। अच्छा। सोन्तस्तथा विमर्शात्मा देश कालाद्य वेदिनी। कहते हैं कि मिति प्रमाण, हाँ मिति मिति स्वामी क्या वह वस्तु बाधिता, जी अबाधिता की प्रमाण के विषय में जो अबाधिता मिति है, जी उसको जन्म देने वाला जो साधन है जी वो प्रमाण कहलाएगा। तो वो प्रत्यक्ष भी, यदि प्रत्यक्ष का ज्ञान बाधित हो जाता है तो प्रत्यक्ष नहीं रहा, तो भ्रम हो गया। अच्छा यदि अनुमान का ज्ञान बाधित हो गया तो अनुमान प्रमाण नहीं रहा, अच्छा। वो भ्रम हो गया। जी इसी तरीके से यदि आगम के द्वारा दिया गया ज्ञान बाधित हो गया तो आगम प्रमाण नहीं रहा। तो बाय डिफिनीशन प्रमाण जो है वो अबाधित है। तो इसलिए जब भी यदि हम कहते हैं आगम का वाक्य या आगम वचन है, तो इसके माने यदि वो बाधित हो गया तो आगम ही नहीं है, जी क्योंकि वो परिभाषा ही नहीं लागू हो रही है। जी। तो फिर हम कैसे जानेंगे कि कोई आगम है? हाँ, हम तो किसी को आगम कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात है। एक्चुअली ये बिल्कुल फिर एक अलग प्रश्न हो रहा है। प्रश्न इसलिए अलग हो रहा है, आप ये समझिए कि अभिनव गुप्त इस प्रश्न के उत्तर में तंत्रालोक के तो लगभग 2 आह्निक पूरे के पूरे डिवोट करते हैं। जी तो 35 और 36 आह्निक जो है वो पूरे के पूरे इसी विचार को वोटेड है। जी इसके अलावा जी विमर्शनी में और कारिका में, और मुख्य रूप से कारिका से ज़्यादा इसमें विवृत विमर्शनी में जी तो बड़ा गंभीर विवेचन वो करते हैं आगम प्रमाण का। तो जब तक हम पूरी तरीके से, और आगम प्रमाण का विश्लेषण तो एक तरह से देखा जाए तो एपिस्टेमोलॉजी के क्षेत्र में या एपिस्टेमोलॉजिकल थॉट के क्षेत्र में अभिनव वो तो एक क्लासिक ट्रीटमेंट है एक विषय का। तो वहाँ वो कहते हैं कि आगम प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि का क्या अर्थ हुआ? प्रसिद्धि का अर्थ हुआ, अब देखिए जब 2 शब्द हैं, एक तो प्रकर्षण सिद्धि है, जिसकी कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सिद्धि की गई हो। तो बहुत ज़्यादा सिद्धि कैसे होती है? तो कहते हैं कि प्रसिद्धि की पहचान ये है कि व्यवहारोयम पुरातनः, प्राचीन काल से लेकर अब तक जो व्यवहार हो रहा है जी वो प्रसिद्धि है। अच्छा। यानी दूसरे शब्दों में क्या हुआ, जी आप देख कितना क्षेत्र बढ़ा देते हैं। जी वो कहते हैं कि जो जी एक तरीके से यूनिवर्सल सब्जेक्ट या जी विश्व के सारे प्रमाता जो हैं, यानी दूसरे में विश्व प्रमाता जो है, जी यानी यदि हम पूरी ह्यूमैनिटी को एक प्रमाता के रूप में कंसीव कर सकें, जी वो जिसको देख रही है या उसके बारे में कॉन्सेंसस है, जिसका वो प्रयोग कर रही है, ऐकमत्य है, वो आगम है, वो प्रसिद्धि है। अच्छा। आप देखिए कितना सेकुलर है।
जी यहाँ कहीं पर ये जो आगम है वो प्रमाण है। जी अच्छा, मुझे एक चीज आप देखिएगा, हमारे वेदों के लिए भी क्या है, वहां भी टर्म बहुत सेकुलर है। जी विज्ञाने वेद, जी ज्ञान की परंपरा के मूल में बैठा हुआ जो कह लीजिए कि जो बिंदु है उसे वेद कहते हैं। जी और यही चीज इसीलिए उससे हट करके भी हम नाट्यशास्त्र को भी पंचम वेद कहते हैं, जी तो क्योंकि वो ज्ञान की परंपरा के। दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं, वहां पे भी इसी बहुत, तो वो विचार बिल्कुल अलग। हम वहां श्रुति का प्रयोग करते हैं। श्रुति की क्या मान्य है, जी बताया नहीं किसी ने, जी लेकिन सुना सबने, जी इसीलिए वो अपौरुष है। अपौरुष इस अर्थ में नहीं है कि पता नहीं कहाँ से सुनते आ रहे हैं। जी तो अब आप देखिए यहाँ पर जो व्यवहार हो रहा है, व्यवहार में क्या हो रहा है, जी व्यवहार में यही तो हो रहा है कि आप सुनते आ रहे हैं, प्रयोग करते आ रहे हैं। आपने प्रयोग किया, आपके पूर्वों ने पहले प्रयोग किया, उन्होंने उसके पहले प्रयोग करते देखा। और ये इसमें भी जो आपने पहली बार प्रश्न पूछा था, इसमें भी ये नहीं कि ये अंतिम है, इसमें भी परिवर्तन की गुंजाइश है। परिवर्तन इसलिए होता है कि आप प्रयोग करते 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 कई दफे वो प्रयोग के चमक धीमी पड़ जाती है, नए अर्थ उसमें जोड़ते जाते हैं। लेकिन जिस रूप में आप सारे कॉन्सेंसस जिसमें हो, एस्टैब्लिश्ड जो हो, बाय प्रैक्टिस बाय यूसेज, जो उसको हम प्रसिद्ध कहते हैं, वो आगम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस सत्र को भी समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कहीं कहीं हमने आपको टोक दिया, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये जी 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 बहुत अच्छा, धन्यवाद।